नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 81। कविता मेहरा से बातचीत। पैकेज। रात्रि भोजन के बाद उन्होंने जिम जाने से पहले 30 मिनट का आराम किया। ये केवल एक मुकाबला है, इसलिए आप लोगों को एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। आदित्य ने उन्हें चेतावनी दी। चिंता मत करो बॉस, मैं खुद को रोक लूंगा। काल ने उसे अंगूठा दिखाया। बहुत हो गई बात, मेरे पास आओ, वैदेही ने अपना रुख बदलते हुए कहा। उसके युद्ध कौशल में से एक मुए थाई था और यह उसकी सबसे मजबूत लड़ाई तकनीक भी है। उसने अपने चेहरे पर शांत भाव के साथ एक रूढ़िवादी लड़ाई का रुख दिखाया। काल ने जब उसकी लड़ाई की मुद्रा देखी तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वह जानता था कि यह मुए थाई है और उसके रुख के आधार पर ही वह बता सकता था कि वह बहुत अनुभवी और युद्ध में माहिर है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतनी घमंडी हो, उसने धीरे से कहा और सावधानी से उसकी ओर बढ़ा। वह ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट था और कुश्ती में भी माहिर था। अकेले तकनीक के मामले में वह स्पेशल फोर्स के कई सैनिकों से बेहतर था। जैसे ही काल उसकी रेंज में आया, वैदेही ने एक टीप किक छोड़ी। तुम इसके झांसे में आ गए। काल ने मुस्कुराते हुए उसके पैर पकड़ लिए, लेकिन उसे जल्दी ही पता चल गया कि यह वास्तव में एक जाल था। जैसे ही उसने उसके पैर पकड़े, वैदेही ने अपना शरीर घुमाया और उसके सिर पर एक चक्करदार किक मारी। काल ने तुरंत उसका पैर छोड़ दिया और उसकी लात से बचने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। स्वूश। उनके बीच हुई बातचीत को देखकर आदित्य को लगा कि वैदेही का पलड़ा भारी था। वह लड़ाई में मुख्य आक्रामक थी और काल ज्यादातर समय रक्षात्मक मुद्रा में था। वैदेही के हमले बहुत तेज और आक्रामक थे। अगर काल को बॉडी एनहांसिंग सीरम का इंजेक्शन नहीं लगाया गया होता तो वह पहले ही लड़ाई हार चुका होता। इस समय काल अब अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसके घूंसे और लात तेज हो गए। उसने वैदेही को नीचे गिराने और लड़ाई को जमीन पर ले जाने की भी कोशिश की। जब तक वह उसे नीचे दबाए रख सकता था, उसे पूरा भरोसा था कि वह अपने कुश्ती कौशल से उसे पराजित कर सकता है। हालांकि वैदेही एक फिसलन भरी मछली की तरह थी। वह हमेशा उसके वार से बचने में कामयाब रही और जब वह उसे नीचे गिराने वाला था तो उसने घुटने से एक किक मारी जो लगभग उसके जबड़े पर लगी। ठीक है, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। हार स्वीकार करने के बाद काल ने अपनी जीभ चटकाए। उसे उम्मीद नहीं थी कि वैदेही मुए थाई में इतनी अच्छी होगी। वह खुद पहले से ही एक विशेषज्ञ था, लेकिन वह उसके शरीर पर एक वार भी नहीं कर सका। वैदेही ने कुछ नहीं कहा और आदित्य की तरफ बढ़ गई। बॉस, क्या मैं वापस ऊपर जा सकती हूँ? मुझे अभी भी सिस्टम बनाना है, उसने बुदबुदाया। ठीक है, लेकिन इसे ज्यादा मत करो, तुम कभी कभी आराम भी कर सकती हो। आदित्य नहीं चाहता था कि वह वर्चुअल वर्ल्ड के लिए सिस्टम बनाने में खुद को थका दे। हालांकि वैदेही एक उन्नत कृत्रिम जीवन रूप थी, लेकिन उसे जीवित रहने के लिए ऊर्जा की भी जरूरत थी। इसके अलावा आदित्य के पास ऐसी तकनीक नहीं थी जिससे अगर कुछ गलत हो जाए तो उसे ठीक किया जा सके। मुझे अपनी सीमाएं पता हैं। जिम से बाहर निकलते समय वैदेही ने जवाब दिया। बॉस, वह महिला मजबूत है, लेकिन वह इतनी ठंडी है कि वह अब इंसान जैसी नहीं लगती। काल ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। आदित्य ने उसे घूरकर देखा और मुस्कुराया। तुमने वाकई सही कहा, उसने सोचा। तुम्हें वापस जाकर आराम करना चाहिए। कल हमारे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं। हाँ बॉस। आदित्य बाथरूम में गया और सोने से पहले गर्म पानी से स्नान किया। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। बधाई हो, आपने $69,000 का दावा किया है। आदित्य ने अपना दैनिक इनाम लेने के बाद अपना फ़ोन बंद कर दिया। फिर वह अपने अध्ययन कक्ष में जाने से पहले गर्म पानी से नहाया। जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि लाइटें जल रही थीं। उसने देखा कि वैदेही अभी भी वर्चुअल वर्ल्ड के सिस्टम पर काम कर रही थी, इसलिए उसने उसे परेशान नहीं किया। वह स्टडी रूम से बाहर निकला और नीचे की ओर चला गया। गुड मॉर्निंग बॉस। जिस व्यक्ति ने उनका अभिवादन किया उसका नाम कविता मेहरा था। वह विला में मौजूद 8 नौकरानियों में से एक थी। गुड मॉर्निंग। जॉय कहाँ है? आदित्य ने मुस्कुराते हुए पूछा। जॉय कविता मेहरा की 4 साल की बेटी थी और वह पहले से ही किंडरगार्टन की छात्रा थी। वह एक प्यारी सी बच्ची थी जिसे तालाब में मछलियों और कछुओं को खाना खिलाना बहुत पसंद था। वह पहले ही स्कूल जा चुकी है बॉस, कविता मेहरा ने प्यार भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसकी बेटी ही उसकी खुशी और प्रेरणा का स्रोत थी। उसके बिना वह पहले ही अवसाद में चली गई होती। ये सुनकर आदित्य आश्चर्य से अपनी घड़ी देखने लगा। अरे, किंडरगार्टन के बच्चे भी इतनी सुबह स्कूल जाते हैं? हाँ बॉस, उसका स्कूल सुबह 6:30 बजे शुरू होता है। ये वाकई बहुत जल्दी है, लेकिन जॉय बहुत मेहनती लड़की है और वह रात को जल्दी सो भी जाती है।
आप हमें बहुत ज्यादा तनख्वाह देते हैं, इसलिए मैं उसे रोज टैक्सी में स्कूल ले जा सकती हूँ। कविता मेहरा ने हंसते हुए कहा, ऐसा नहीं चलेगा। अगली बार टैक्सी की सवारी करने के बजाय तुम मेरी कार का इस्तेमाल कर सकती हो। रुको, मैं तुम्हारे लिए चाबी ले आता हूँ। कविता मेहरा के कुछ कहने से पहले ही आदित्य अपने कमरे में वापस चला गया और अपनी होंडा सिविक टाइप आर की चाबी ले आया। उसने हाल ही में कार का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए वह कविता मेहरा को इसे अस्थायी रूप से इस्तेमाल करने दे सकता है, जबकि वह भी अपनी कार खरीदने के लिए पैसे बचा रही है। वह उसे एक कार खरीद सकता था, लेकिन वह सोच सकती थी कि उसके कुछ छिपे हुए इरादे हैं और दूसरे लोग भी गलत समझ सकते हैं। वह अपने लोगों के बीच कोई कलह नहीं चाहता था, इसलिए चाहे वह जॉय को कितना भी पसंद क्यों न करे, वह सिर्फ उसकी वजह से उसकी मां के प्रति पक्षपात नहीं कर सकता था। ये लो, तुम इसे कुछ समय के लिए इस्तेमाल कर सकती हो। अपनी कार खरीदने के बाद तुम इसे मुझे लौटा सकती हो। आदित्य ने चाबी उसे थमा दी। जब उसने उसे हिचकिचाते देखा तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया और चाबी उसकी हथेली में रख दी। ले लो। कविता मेहरा लगभग रो पड़ी, लेकिन फिर भी उन्होंने उन्हें मुस्कुराकर जवाब दिया, धन्यवाद बॉस, मैं इसे जल्द ही आपको लौटा दूंगी। कोई जल्दी नहीं है। आदित्य ने उसके कंधे पर थपथपाया। फिर उसने देखा कि कुछ आंखें उन्हें अजीब तरह से देख रही थीं। वे तनुजा और दूसरी नौकरानियां थीं। किसी भी बड़ी गलतफहमी को रोकने के लिए उन्होंने तुरंत कहा, अगर आप लोग भी मेरी कारें उधार लेना चाहते हैं तो मुझे बताएं। ठीक है। हाँ बॉस, हाँ बॉस। जिग्नेश अचानक अंदर आया और उसे प्रणाम किया। बॉस, आपके लिए एक पैकेज है। ओह, मुझे इसे दिखाने ले चलो। अध्याय 82 कार खरीदना, ब्रांडी द एक्सीलेंट वर्कर। जब आदित्य ने पैकेट खोला तो उसे पता चला कि यह असल में साल्वेटर मुंडी पेंटिंग और मैत्रेय ठाकुर की अतिरिक्त युद्ध तलवार सिल्वर ड्रैगन थी। जिग्नेश, इन्हें दालान में प्रदर्शित करें। सुनिश्चित करें कि वे एंटी थेफ्ट ग्लास में बंद हों। हाँ बॉस, इसे मुझ पर छोड़ दो। जिग्नेश ने सिर हिलाया। ठीक है, अगर आपको कुछ अतिरिक्त लोगों की जरूरत हो तो जयदेव और जितेंद्र को बुला लीजिए। आदित्य ने नाश्ता करने के लिए डाइनिंग रूम में जाने से पहले कहा। जयदेव और जितेंद्र उनके कर्मचारियों में से एक हैं। वे मुख्य रूप से उनके बगीचे की देखभाल के लिए जिम्मेदार हैं और वे उनकी मानव निर्मित झील और तालाब के रखरखाव के लिए भी जिम्मेदार हैं। जब वह दोपहर का भोजन कर रहा था, काल ने उसे बताया कि कल उसने जिन 50 पूर्व सैनिकों को काम पर रखा था वे पहले ही आ चुके हैं। उनसे कहो कि वे बाहर मेरा इंतजार करें। आज हम कहीं घूमने चलेंगे। आदित्य ने बचा हुआ खाना खाने से पहले कहा। उसने जिन 50 लोगों को काम पर रखा था उनमें से कुछ के पास कारें थीं, इसलिए उन सभी को बाहर ले जाना कोई समस्या नहीं थी। हालांकि उनकी ज्यादातर कारें चट्टानी इलाकों में चलाने के लिए उपयुक्त नहीं थीं, इसलिए उसे उनके लिए नई कारें खरीदनी पड़ीं। नाश्ता करने के बाद आदित्य अपने आदमियों को लेकर इलाके से बाहर निकल गया। वे सबसे पहले शहर की सबसे बड़ी कार की दुकान में गए, जो टोयोटा की थी। उनके आगमन से कार की दुकान के कर्मचारी और ग्राहक डर गए। ये लोग कौन हैं? वे डरावने दिखते हैं। चुप रहो, चुप रहो। अगर उन्होंने तुम्हें सुन लिया तो क्या होगा? जो लोग केवल गाड़ियां देखने के लिए वहां आए थे, वे जल्दी से दुकान से बाहर चले गए। वे आदित्य के समूह से भयभीत थे। तुम लोगों को यहीं रहना चाहिए। अगर तुम सब मेरे पीछे अंदर आओगे तो तुम लोगों को डराओगे ही। आदित्य ने हंसते हुए कहा। हाँ सर, पूर्व सैनिकों ने तुरंत उत्तर दिया। आदित्य ने अपना सिर हिलाया और काल, करण, पूर्व कर्नल ग्रेगोरियो, गुस्सेल पूर्व सैनिक कैप्टन कुणाल और बुद्धिमान पूर्व सैनिक मेजर चिराग के साथ कार की दुकान में प्रवेश किया। कर्मचारियों ने उन्हें अनदेखा करने की हिम्मत नहीं की। दो खूबसूरत कर्मचारियों ने उन्हें साथ लिया और दुकान के चारों ओर घुमाया। उन्होंने उन्हें कारों की विशेषताओं के बारे में भी बताया। बॉस, इस बार आप किस तरह की कार खरीदने की योजना बना रहे हैं? काल ने पूछा। यह मेरे लिए नहीं है। मैं अपने लोगों के लिए कुछ कारें खरीदना चाहता हूं। हमें भविष्य में इनकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि आप लोगों को ऊबड़ खाबड़ इलाकों में जाना होगा। आदित्य ने उनके सामने खड़ी कार का निरीक्षण करते हुए जवाब दिया। ये टोयोटा एवलॉन का 2022 मॉडल था। ये कार पहले टोयोटा की सबसे ज्यादा मांग वाली कारों में से एक थी, लेकिन जब उन्होंने अपने एसयूवी मॉडल पेश किए तो टोयोटा एवलॉन की मांग कम हो गई। इस वजह से टोयोटा ने घोषणा की कि वे वर्ष 2023 की शुरुआत में टोयोटा एवलॉन का उत्पादन बंद कर देंगे। बॉस, आप हमारे लिए कार खरीद रहे हैं? काल मुस्कुराया। हाँ, लेकिन आप उन्हें केवल मिशन के दौरान ही इस्तेमाल कर सकते हैं। काल को जवाब देने के बाद उसने अपना सिर एक सुंदर कर्मचारी की ओर घुमाया और पूछा, आपके पास इस मॉडल के कितने स्टॉक हैं? बिक्री सहायक ने उसे जवाब देने से पहले एक पल सोचा। सर, हमने इस प्रकार की कार का उत्पादन बंद कर दिया है, इसलिए हमारे पास केवल 15 कारें ही बची हैं। मुझे लगता है कि आपको इसे देखना चाहिए। ठीक है, मैं ये सब खरीदना चाहता हूँ, आदित्य ने शांति से कहा।
सेल्स असिस्टेंट उसके शब्दों से दंग रह गया। सर, क्या आप निश्चित हैं? आदित्य ने सिर हिलाया और कहा, चलो कागजात पर दस्तखत कर देते हैं। ये सुनकर दोनों सेल्स असिस्टेंट आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आज उनका सामना किसी टाइकून से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें, सर। मुझे आपके लिए दस्तावेज लाने के लिए थोड़ा समय दीजिए। दोनों बिक्री सहायकों ने तुरंत अपने प्रबंधक को आदित्य की खरीद के बारे में सूचित किया और प्रबंधक ने जब सुना कि आदित्य एक साथ 15 कारें खरीदना चाहता है तो उसने लेनदेन को संभालने के लिए स्वयं आगे आ गया। सर, मैं इस दुकान का मैनेजर हूँ। मोटे मैनेजर ने उत्सुकता से आदित्य से हाथ मिलाया। सर, कृपया इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दीजिए। उसने दस्तावेजों का एक ढेर आदित्य को थमा दिया। उन पर हस्ताक्षर करने के बाद आदित्य ने दस्तावेज मैनेजर को वापस सौंप दिए। फिर उसने अपना कार्ड निकाला और मैनेजर को दे दिया। इस कार्ड का इस्तेमाल लेन देन के लिए करें। हाँ हाँ, मोटे मैनेजर ने उत्सुकता से सिर हिलाया और आदित्य से कार्ड लिया। फिर उसने कार्ड अपने बगल में बैठी सेल्स असिस्टेंट को दिया और उससे कहा, जाओ और कार्ड स्वाइप करो। एक टोयोटा एवलॉन 2022 की कीमत 2200,000 पैसा थी, लेकिन आदित्य ने उन्हें थोक में खरीदा था, इसलिए मैनेजर ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करके उसे भारी छूट दे दी। उसने प्रत्येक कार के लिए केवल 2000,000 पैसा का भुगतान किया, जो सभी 15 कारों के लिए 30,000 के बराबर था। सर, हमें चुनने के लिए धन्यवाद। यह मेरा बिजनेस कार्ड है। अगर आप भविष्य में और कारें खरीदना चाहते हैं तो कृपया मुझसे संपर्क करें। मोटे मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा। काल ने बिजनेस कार्ड लिया और उसे अपनी जेब में रख लिया। क्या आपके स्टोर में कार आर्मरिंग की सुविधा है? आदित्य ने मैनेजर से पूछा। कारों का इस्तेमाल मिशन में किया जाएगा, इसलिए अपने अधीनस्थों की अतिरिक्त सुरक्षा के लिए उन पर बुलेट प्रूफ कवच लगाना बेहतर होगा। मोटे मैनेजर ने अपना सिर हिलाया। दुर्भाग्य से हमारे पास कारों में बुलेट प्रूफ लगाने के लिए उपकरण नहीं हैं। हालांकि मैं एक दुकान के बारे में जानता हूं जो कार आर्मर और बुलेट प्रूफ लगाने का काम करती है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको उनके पास भेजूं? ये सुनकर आदित्य की आंखें चमक उठीं। यह मोटा मैनेजर बहुत कुशल है। हाँ, कृपया। मोटे मैनेजर को उसके लिए कुछ करने में कोई आपत्ति नहीं थी। आदित्य इस साल का उनका सबसे बड़ा खरीदार था और वह उस पर एक अच्छी छाप छोड़ना चाहता था। सर, मैंने आप लोगों के लिए पहले ही अपॉइंटमेंट ले लिया है। आप अभी उनकी दुकान पर जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए सारी प्रक्रिया भी संभाल सकता हूं। एक बार सब कुछ हो जाने के बाद मैं बुलेट प्रूफ लगाने के बाद सभी कारों की डिलीवरी कर दूंगा। ओह, उस स्थिति में मैं इसे तुम्हारे हाथों में छोड़ दूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? आदित्य इस मोटे मैनेजर से संतुष्ट था। वह एक बेहतरीन व्यक्ति था जो अपने काम में बहुत मददगार और कुशल था। मोटे मैनेजर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, आप मुझे बस ब्रैंडी कह सकते हैं। अध्याय 83 शोधकर्ताओं से मुलाकात। आदित्य ने ब्रैंडी को अपना संपर्क विवरण दिया और उसने कारों के कवच के लिए भुगतान करने के लिए उसे कुछ पैसे भी दिए। फिर वह बाकी लोगों के साथ कार की दुकान से निकल गया और वे सीधे महारलिका के आर्म्स कॉर्पोरेशन के मुख्यालय की ओर चल पड़े। उसने डिकोय त्वाजोन को पहले ही बता दिया था कि वह हथियार बनाने वाली कंपनी का दौरा करेगा। जब वे वहां पहुंचे तो आदित्य ने देखा कि डिकोय और कंपनी के कुछ उच्च पदस्थ सदस्य उनका इंतजार कर रहे थे। आपको फिर से देखकर बहुत खुशी हुई, मिस्टर सक्सेना। डिकोय ने आदित्य से हाथ मिलाया। फिर उसने आदित्य के पीछे खड़े लोगों की ओर देखा। वे सभी बहुत डरावने लग रहे थे, खासकर वह लंबा और मांसल आदमी जिसके चेहरे पर जख्म के निशान थे। वह एक सेना का अनुभवी भी था, इसलिए वह बता सकता था कि ये लोग उसी तरह की नौकरी से आए हैं। मिस्टर त्वाजोन, कृपया मुझे फैक्ट्री दिखाने ले आइए। मैं उन शोधकर्ताओं को भी देखना चाहता हूं जो हमारे प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए जिम्मेदार होंगे। आदित्य ने डिकोय के चेहरे पर आए बदलाव को देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह अपने आदमियों को सिर्फ हथियार बंद करने के लिए नहीं लाया था, वह उन्हें डिकोय को चेतावनी देने के लिए भी यहाँ लाया था। डिकोय ने अपनी नज़र आदित्य पर घुमाई और तुरंत जवाब दिया, जरूर, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा मिस्टर सक्सेना। करण और काल मेरे पीछे अंदर आएंगे। तुम सब लोग यहीं रहोगे। आदित्य ने अपने अधीनस्थों को आदेश दिया। हाँ बॉस, सभी ने एक स्वर में उत्तर दिया। उनकी गहरी और सख्त आवाज से आसपास के कर्मचारी डर गए। यहाँ तक कि कंपनी के सुरक्षाकर्मी भी उनके आभामंडल से भयभीत हो गए। डिकोय उन्हें फैक्ट्री ले गया। उसने आदित्य को कंपनी के अंदरूनी मामलों का संक्षिप्त परिचय भी दिया। आखिर आदित्य अब नया बॉस था और उसे ऐसी बातें जानना ही था। आदित्य कंपनी के उपकरणों से काफी संतुष्ट था। हालांकि उसे इन मशीनों के बारे में कुछ भी समझ नहीं था, लेकिन वह बता सकता था कि ये नए मॉडल हैं। मैं अगली बार वैदेही को अपने साथ लाऊंगा, वह इन चीजों के बारे में ज्यादा जानती है। श्री सक्सेना, कृपया मेरे पीछे आइए, मैं आपको हमारे शोधकर्ताओं और इंजीनियरों से मिलवाता हूँ।
वे ब्लैक ड्रैगन असॉल्ट हेलीकॉप्टर के अनुसंधान के लिए जिम्मेदार होंगे। डिकॉय उन्हें कार्यालय में ले गए जहां वे 1 दर्जन से अधिक लोगों से मिले। उनमें से अधिकांश मध्यम आयु वर्ग के थे और केवल कुछ ही काफी युवा थे, लेकिन ये लोग भी पहले से ही अपने 30वें दशक में थे। सब लोग, मैं आप लोगों को कंपनी के नए मालिक श्री आदित्य सक्सेना से मिलवाता हूँ। डिकॉय ने आदित्य का सभी से परिचय कराया। जब उन्होंने डिकॉय की बातें सुनी तो वे थोड़े हैरान रह गए। उन्हें नहीं पता था कि उनका बॉस नया है। नमस्कार मिस्टर सक्सेना, सभी ने विनम्रता से आदित्य का अभिवादन किया। उन्होंने उसकी कम उम्र के कारण उसे कम नहीं आंका, लेकिन वे उसकी पहचान जानने के लिए उत्सुक थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि किस तरह का बड़ा परिवार ऐसे होनहार युवक का पालन पोषण कर सकता है। नमस्ते सभी को, मुझे पता है कि आप लोगों का शेड्यूल बहुत व्यस्त है, इसलिए मैं इतनी बकवास बातों में आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं आपको औपचारिक रूप से सूचित करना चाहता हूं कि आप लोग एक विशेष परियोजना में भाग लेंगे। कंपनी के सभी विशेषज्ञों में से केवल इस कमरे में बैठे लोगों को ही भाग लेने के लिए चुना जाता है। ये गुप्त परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है और यह हमारी कंपनी के भविष्य पर बहुत बड़ा प्रभाव डालेगी। मैं यहाँ अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। इस परियोजना में एक उन्नत तकनीक शामिल है जो किसी अन्य देश के पास नहीं है। मुझे पता है कि यह चौंकाने वाला लगता है, लेकिन ये सच है। आपके सभी संदेहों को मिटाने के लिए मैं आपको दिखाऊंगा कि यह परियोजना किस बारे में है। काल ने उसे ब्लूप्रिंट दिया और आदित्य ने इसे सभी को दिखाने के लिए खोला। मुझे लगता है कि आपको इसे देखना चाहिए। ये है एक हमलावर हेलीकॉप्टर। ये हमलावर हेलीकॉप्टर लड़ाकू जेट जैसा दिखता है। ये रॉकेट लॉन्चर, चेन गन, हेलफायर मिसाइल और स्वचालित तोपों से भी सुसज्जित है। ये बैरल किस लिए है? रुको, क्या ये लेजर तोप नहीं है? शोधकर्ताओं ने ब्लूप्रिंट को देखा और वे जितना अधिक चित्रों को देखते गए वे उतने ही दंग रह गए। डिजाइन से लेकर हथियार प्रणाली तक सब कुछ उनके लिए नया था। मिस्टर सक्सेना, ये ब्लूप्रिंट किसने बनाया है? क्या आप हमें उस व्यक्ति से मिलने की अनुमति दे सकते हैं जिसने इसे बनाया है? एक बूढ़ा इंजीनियर जो लगभग 50 साल का लग रहा था, आदित्य की बांह पकड़कर उससे विनती भरी नजरों से देखने लगा। आदित्य ऐसा कैसे कर सकता था? ब्लूप्रिंट उसे रहस्यमय ऐप से मिला था, लेकिन जैसे ही वह उसे अस्वीकार करने वाला था, उसे अचानक वैदेही की याद आ गई। वह इसके लिए एकदम सही व्यक्ति थी। वह बस उन्हें बता सकता था कि यह वैदेही ने बनाया है। उसने वैदेही को उच्चतम स्तर के इंजीनियरिंग कौशल के साथ बनाया है। ब्लैक ड्रैगन असॉल्ट हेलीकॉप्टर की प्रकृति को समझना उसके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये सोचते हुए आदित्य ने बूढ़े इंजीनियर की ओर माफी मांगते हुए मुस्कुराते हुए कहा, दुर्भाग्य से जिस व्यक्ति ने ये ब्लूप्रिंट बनाया है उसे कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए वह आज नहीं आ सकी, लेकिन मैं अगली बार उसे अपने साथ ले आऊंगा। ये सुनकर बूढ़ा इंजीनियर थोड़ा निराश हुआ, लेकिन फिर भी उसने आदित्य की तरफ एक दयालु मुस्कान दी। तो फिर हम उसके आने का इंतजार करेंगे। मैं उसके साथ अपने ज्ञान का आदान प्रदान करने के लिए उत्साहित हूँ। मैं ब्लूप्रिंट तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मैं शोधकर्ताओं की सुरक्षा के लिए कुछ लोगों को भी यहाँ छोड़ दूंगा, आदित्य ने डिकॉय से कहा। डिकॉय को पता था कि आदित्य को अभी भी उस पर भरोसा नहीं है। आप निश्चिंत रहिए मिस्टर सक्सेना, मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में बातें लीक नहीं होने दूंगा, उसने वादा किया। अच्छा, वैसे मैं भी यहाँ ये देखने आया था कि क्या मैं अपने आदमियों के लिए कुछ उपकरण ढूंढ सकता हूँ। हमें 50 लेवल इफ बुलेट प्रूफ कवच चाहिए। 50। आदित्य ने पहले से ही उन सभी उपकरणों की सूची बना ली थी जिनकी उन्हें जरूरत होगी। उसने ये सूची डिकॉय को दे दी। ये कुछ प्रतिबंधित वस्तुएं हैं और केवल सेना ही इनका उपयोग कर सकती है, लेकिन चूंकि यह श्री सक्सेना है इसलिए मैं अपवाद रखूंगा। डिकॉय को नहीं पता था कि आदित्य को इतने सारे हथियारों और सैन्य उपकरणों की आवश्यकता क्यों है। अपनी जिज्ञासा के बावजूद उसने कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। मिस्टर सक्सेना, चूंकि आपने जो सामान मांगा है वह प्रतिबंधित है, इसलिए हमें इन सामानों को बाहर भेजने के लिए एक अलग चैनल का इस्तेमाल करना होगा। आप देखिए, कंपनी में सरकार और सेना के कई जासूस हैं, इसलिए हमारे लिए सावधान रहना बेहतर है। मैं एक दोस्त को बुलाऊंगा और वह इस सूची में दी गई सभी चीजें आपको पहुंचा देगा। हालांकि डिकोयो को आदित्य के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वह उससे दोस्ती करने को तैयार था। कौन जानता है, हो सकता है कि उसके परिवार को भी इस दोस्ती से कुछ मिल जाए। अध्याय 84 ब्रिजेश हांडा से फिर मुलाकात। आदित्य ने डिकोय की ईमानदारी को देखा, लेकिन उस आदमी पर भरोसा करना अभी भी जल्दबाजी होगी। मिस्टर सक्सेना, मैंने अपने दोस्त को फोन कर दिया है। उसने कहा है कि वह डेला रोजा मकाती में टिम हॉटन्स कॉफी शॉप में आपका इंतजार करेगा। वह मुझे इतनी भीड़ भाड़ वाली गली में देखना चाहता है। त्वाजोन, ऐसा लगता है कि आपका दोस्त काफी साहसी है। वह ऐसी जगह प्रतिबंधित हथियारों की तस्करी करने की हिम्मत भी करता है, आदित्य ने मजाक में कहा। ऐसा कहते हुए उसे एक व्यक्ति की याद आ गई। डिकॉय भी हंसते हुए हंसा।
उसे भी अपने दोस्त द्वारा भेजे गए पते पर आश्चर्य हुआ। मिस्टर सक्सेना, वे बहुत अजीब व्यक्ति हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, वे बहुत भरोसेमंद आदमी हैं। यह उनका संपर्क नंबर है। ठीक है, मैं पहले कदम बढ़ाता हूँ। कृपया उसे बताएं कि मैं वहां पहुंच रहा हूँ। आदित्य ने डिकॉय की ओर हाथ हिलाते हुए कहा। उन्हें उस स्थान तक पहुंचने में कुछ घंटों का समय लगा और मनीला में भारी ट्रैफिक समस्या के कारण उन्हें शायद अधिक समय भी लग सकता था। मैं तुम्हें विदा करूंगा, मिस्टर सक्सेना। डिकॉय ने कंपनी के प्रवेश द्वार पर उसे विदा किया। आदित्य ने काल और उसके 10 अधीनस्थों को फैक्ट्री में तैनात किया। उसने उन्हें कुछ हथियार और उपकरण भी दिए जो उसे हाल ही में ब्रिजेश हांडा से मिले थे। फिर वह अपने बाकी लोगों के साथ कंपनी छोड़कर चला गया। काल और बाकी लोगों द्वारा शोधकर्ताओं की सुरक्षा करने से उन्हें अधिक सहजता महसूस हुई। बॉस, अब हम कहाँ जा रहे हैं? चिराग ने पूछा, जो काल के स्थान पर माजदा CX-90 चला रहा था। टिम हॉर्टन्स डेला रोजा, आदित्य ने जवाब दिया। ठीक है। चिराग ने गैस पर पैर रखा। बाकी लोग माजदा CX-90 के पीछे पीछे चले गए। पैदल चलने वाले लोग तब दंग रह गए जब उन्होंने माजदा CX-90 के पीछे कारों का काफिला देखा। हालांकि वे कारें जर्जर दिख रही थीं, फिर भी उन्हें काफी झटका लगा। जब वे कॉफी शॉप पहुंचने वाले थे, आदित्य ने डिकोय द्वारा दिया गया नंबर डायल किया। जब कॉल लगी तो एक सख्त आवाज ने जवाब दिया, हेलो, ये कौन है? मैं श्री त्वाजोन द्वारा संदर्भित व्यक्ति हूँ। हम कॉफी शॉप पहुंचने वाले हैं। आदित्य ने शांति से कहा। ओह, मैंने पहले ही सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। आपको बस ये सामान मुझसे लेना है। इन्हें अच्छी तरह से पैक किया गया है, इसलिए आपको लोगों की जांच के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति ने जवाब दिया। ठीक है, मैं जल्दी ही वहां पहुंच जाऊंगा। आदित्य ने फोन काट दिया। न जाने क्यों उसे लगा कि आवाज बहुत जानी पहचानी है। जल्द ही वे तय स्थान पर पहुंच गए। जब वह गाड़ी से उतरा तो वह तुरंत करण के साथ कॉफी शॉप के अंदर चला गया। उसने दुकान के चारों ओर देखा और एक परिचित को देखा। मिस्टर हिडाल्गो, उसने आश्चर्य से पुकारा। ये वास्तव में ब्रिजेश हांडा था। मिस्टर सक्सेना, मुझे मत बताओ कि डिकॉय ने जिस क्लाइंट को रेफर किया है वह आप ही हैं। आदित्य को घूरते हुए बेन के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। वह पहले से ही इस नए क्लाइंट से एक बड़ी रकम ऐंठने की योजना बना रहा था, लेकिन जब उसे पता चला कि यह आदित्य है तो उसकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह गईं। अरे, वह इस व्यक्ति को नाराज नहीं करना चाहता था। हाँ, क्या संयोग है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह वास्तव में तुम हो, लेकिन इससे हम दोनों के लिए चीजें बहुत आसान हो गई हैं। हम दोस्त हैं, इसलिए मुझे कीमत बताने में संकोच न करें। आदित्य ने बेन की ओर मुस्कुराते हुए कहा। मैं आपको धोखा देने की हिम्मत नहीं कर सकता, मिस्टर सक्सेना। हर चीज के लिए 30,000 पैसा कैसा रहेगा? मैंने पहले ही हमारी दोस्ती के कारण छूट जोड़ दी है। बेन ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। मुझे अपना बैंक विवरण दो, मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगा। आदित्य को उपकरणों की कीमतें पता थीं और बेन वास्तव में इस सौदे में हार रहा था। बेन ने गहरी सांस लेते हुए उसे अपनी बैंक की जानकारी दी। उसने देखा कि उसका फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है और जब उसने अपने बैंक से नोटिफिकेशन देखा तो वह दंग रह गया। मिस्टर सक्सेना, मुझे लगता है कि आपने गलत रकम भेज दी है। उसने आदित्य को हाल ही में ट्रांसफ़र हिस्ट्री दिखाई जिसमें दिखाया गया था कि उसके खाते में 40,000 पैसा ट्रांसफ़र किए गए थे। नहीं, ये सही राशि है। आपके साथ व्यापार करना खुशी की बात है, मिस्टर हिडाल्गो। आदित्य ने चकित बेन को देखकर मुस्कुराया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। बेन ने खिलखिलाकर हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। ये खुशी मेरी है, मिस्टर सक्सेना। भविष्य में मेरा ख्याल रखना। हा। इस बार उसने खूब कमाया और आदित्य के साथ उसकी दोस्ती भी पक्की हो गई। हालांकि दोनों में से किसी ने भी इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन वे अपने दिल में यह बात पहले से ही जानते थे। बेन ने उत्सुकता से अपने आदमियों से आदित्य के लोगों को बक्से ले जाने में मदद करने को कहा। सब कुछ हो जाने के बाद दोनों पक्ष संतुष्ट होकर विदा हुए। आदित्य और अन्य लोग वापस क्षेत्र में चले गए। आदित्य को थोड़ा घबराहट महसूस हुई जब उसने प्रवेश द्वार पर जर्मन शेपर्ड के भौंकने की आवाज़ सुनी। मिस्टर सक्सेना, क्या आप हमें बता सकते हैं कि उन बक्सों के अंदर क्या है? माको ने उनसे विनम्रता से पूछा। उनके कुत्ते आक्रामक व्यवहार कर रहे थे और वे ऐसा तभी करते हैं जब उन्हें किसी खतरनाक चीज़ की गंध आती है। यह मेरे आदमियों के लिए है। मुझे लगता है कि आप पहले से ही जानते हैं कि वे क्या हैं, माको। आदित्य ने जवाब दिया। माको ने उन्हें अंदर आने देने में संकोच किया, लेकिन जब उसे आदित्य की पहचान याद आई तो उसने अपने साथियों से कहा कि वे उनके लिए दरवाज़ा खोल दें। मुझे माफ़ करें, मिस्टर सक्सेना, मैंने अपनी सीमा लंघ दी है। आदित्य ने सिर हिलाया और बुदबुदाया, मैं आप लोगों का एहसानमंद हूँ। चिंता मत करो, मैं फरहान को इस बारे में बता दूंगा। माको ने अपना सिर हिलाया। आदित्य ने राहत की सांस ली।
सौभाग्य से माको के समूह ने उनके लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाईं। जब वे विला में वापस लौटे तो आदित्य ने सभी को हथियार और उपकरण वितरित किए। वितरण के बाद शाम हो चुकी थी, इसलिए उन्हें विदा करने से पहले उन्होंने उनके साथ खाना खाया। मुझे पहले वैदेही की जांच करनी चाहिए। आदित्य अध्ययन कक्ष में गया और पाया कि वैदेही लैपटॉप पर काम कर रही थी। वैदेही ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। क्या है? मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए इन लोगों की जांच करो। आदित्य ने शोधकर्ताओं की सूची उसे थमा दी। उसके पास पहले से ही उनकी बुनियादी जानकारी थी जो उसे फैजान रिजवी से मिली थी, लेकिन यह उन्हें पूरी तरह से जानने के लिए पर्याप्त नहीं थी। वैदेही ने सिर हिलाया। रहने दो, कल मैं तुम्हें जानकारी दूंगी। वह भावशून्य होकर बुदबुदाए। अध्याय 85 छुट्टियों की योजनाएं। अगले दिन आदित्य हल्का सिरदर्द लेकर उठा। उसे बहुत सी बातें सोचनी पड़ती थीं और इस वजह से वह हर रात ठीक से सो नहीं पाता था। जब उसने खुद को आईने में देखा तो उसने देखा कि वह अस्त व्यस्त और थका हुआ दिख रहा था। मुझे लगता है कि मुझे कहीं आराम करने की ज़रूरत है, उसने अपने आप से कहा और अपना फ़ोन उठाया। सबसे पहले उसने रहस्यमयी ऐप से अपने दैनिक इनाम का दावा किया। बधाई हो, आपने आपदा श्रेणी डी ब्लू पनडुब्बी ब्लूप्रिंट का दावा किया है। आदित्य ने इनाम देखकर भौहें सिकोड़ लीं। हाल ही में रहस्यमय ऐप उसे उन्नत हथियार तकनीकें दे रहा है। उसे ये भी आश्चर्य हुआ कि क्या यह उसे तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। आदित्य ने ब्लूप्रिंट को देखा और पनडुब्बी की ताकत देखकर हैरान रह गया। ये गहरे पानी के दबाव को भी झेल सकता था जो कि वर्तमान में पनडुब्बियों के लिए असंभव था। अगर यह पनडुब्बी तकनीक सार्वजनिक हो जाती तो उसे यकीन था कि यह एक बड़े युद्ध का कारण बन सकती है। महार्लिका का आर्म्स कॉर्पोरेशन अभी भी ब्लैक ड्रैगन असॉल्ट हेलीकॉप्टर पर काम कर रहा है। मैं इस ब्लूप्रिंट को उन्हें तब दूंगा जब वे इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लेंगे। मैं इसे अभी के लिए अपने पास रखूंगा। आदित्य ने ब्लूप्रिंट को अपने गुप्त सुरक्षित बॉक्स में रख लिया। ब्लैक ड्रैगन असॉल्ट हेलीकॉप्टर ब्लूप्रिंट की मूल प्रति भी वहीं थी। पनडुब्बी का खाका तैयार करने के बाद आदित्य अपने अध्ययन कक्ष में चला गया। कमरे में प्रवेश करते ही उसने देखा कि वैदेही उसकी मेज के पीछे बैठी हुई थी। वह अभी भी वर्चुअल वर्ल्ड के लिए सिस्टम पर काम कर रही थी। वैदेही को पहले से ही उसकी उपस्थिति का एहसास था, लेकिन उसने उसका अभिवादन करने के लिए अपना सिर भी नहीं उठाया। कंप्यूटर पर नजर रखते हुए उसने मेज पर रखी हार्ड ड्राइव की ओर इशारा किया। जो जानकारी तुम्हें चाहिए वो पहले से ही अंदर है, तुम खुद ही उसे चेक कर सकती हो, उसने उदासीनता से बुदबुदाया। आदित्य ने सिर हिलाकर हार्ड ड्राइव पकड़ ली। धन्यवाद। वह वैदेही के पीछे खड़ा होकर कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने लगा कि वह क्या कर रही है। हालांकि वह ये समझने में असमर्थ था कि वह क्या कर रही है। छोड़ो, मुझे परेशान मत करो, वैदेही की ठंडी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। आदित्य ने अपने कंधे उचका दिए। वह उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था, इसलिए वह कमरे से बाहर चला गया। वह लड़की मेरे फ्रिज में रखे हॉट डॉग से भी ज्यादा ठंडी है, उसने पछतावे में बड़बड़ाया। नीचे जाते समय आदित्य ने काल को फ़ोन किया और उसे फैक्ट्री की स्थिति के बारे में बताने को कहा। बॉस, सब कुछ ठीक चल रहा है, हमें नए हथियार और उपकरण भी मिल गए हैं। आपको यहाँ के मामलों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बॉस, बस इसे मेरे ऊपर छोड़ दें। आदित्य ने काल की रिपोर्ट सुनने के बाद फ़ोन काट दिया। ब्लैक ड्रैगन असॉल्ट हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट में कुछ समय लगेगा, इसलिए वह शोधकर्ताओं के कुछ नतीजे आने तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर सकता था। जब वह लिविंग रूम में पहुंचा तो उसने देखा कि करण एक डंडे की तरह सीधा खड़ा है। बॉस, उसने हमेशा की तरह सख्त आवाज में आदित्य का अभिवादन किया। लिविंग रूम की सफाई कर रही नौकरानियों ने भी उनका अभिवादन किया। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग सभी को, आदित्य ने उनका अभिवादन किया। हम नाश्ते में क्या खाएंगे, उसने मुस्कुराते हुए पूछा। 8 नौकरानियों में से एक उच्च श्रेणी के रेस्तरां में पूर्व मुख्य रसोइया थी और वह मुख्य रूप से भोजन पकाने के लिए जिम्मेदार थी। बॉस, ईशा ने आज सुबह हमारे लिए चिकनेतन एडोबो बनाया है, उसने तले हुए अंडे और ताज़ा लंपिया भी तैयार किया है। ये सुनकर आदित्य की आंखें चमक उठीं। एडोबो उसका पसंदीदा व्यंजन था। उस समय वह हमेशा अपनी माँ से अपने जन्मदिन पर यह व्यंजन बनाने का अनुरोध करता था। अच्छा लगता है, चलो साथ में खाना खाते हैं। आप अपने परिवारों को हमारे साथ भोजन करने के लिए कह सकते हैं, आदित्य ने उत्साह से रसोई की ओर चलते हुए कहा। मुझे लगता है कि आपको इसे देखना चाहिए। नौकरानियां उसकी पीठ की ओर देखती रहीं और उनके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी। ऐसा देखभाल करने वाला बॉस मिलना दुर्लभ था। वह एक अरबपति था, लेकिन वह उन्हें और उनके परिवारों को नीची नज़र से नहीं देखता था। वह उनके साथ ऐसा व्यवहार करता था जैसे वे उसके परिवार का हिस्सा हों। बॉस, ईशा को आश्चर्य हुआ जब उसने अपने बॉस को रसोई में प्रवेश करते देखा। चलो, मैं यहाँ केवल देखने आया हूँ, आदित्य ने कहा और उसके द्वारा पकाए जा रहे भोजन को घूरने लगा। क्या आपको पहले से ही भूख लगी है बॉस? ये 10 मिनट में तैयार हो जाएगा,
ईशा को उसकी उपस्थिति के कारण थोड़ी घबराहट महसूस हुई। ठीक है, आदित्य ने उसके शब्दों पर सिर हिलाया। फिर उसने अपनी नज़र उसकी ओर घुमाई और वह इस सावधानीपूर्वक काम करने वाली महिला की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। ईशा इतनी सुंदर नहीं थी और वह थोड़ी मोटी भी थी। वह दूसरे लोगों के सामने बहुत शर्मीली भी थी और वह शायद ही कभी बात करती थी। हालांकि वह एक बेहतरीन खाना बनाती थी। आदित्य ने अब उसे परेशान नहीं किया और रसोई घर से बाहर चला गया। जल्द ही उनका नाश्ता परोसा गया और सभी ने एक साथ खाना खाया। ऐसा शायद ही कभी होता है, इसलिए सभी लोग अपने अमीर और शक्तिशाली बॉस आदित्य के आसपास बहुत सचेत थे। जब वे खाना खा रहे थे, आदित्य ने देखा कि सभी लोग अजीब तरह से चुप थे। सब लोग, क्या आज कुछ योजना बनाई है? उसने पूछा। सबने उसकी ओर देखा और अपना सिर हिलाया। आज के लिए हमारे पास कोई योजना नहीं है, बॉस। हमारे पास करने को कुछ नहीं है, बॉस। उन्हें उनसे इसी प्रकार का उत्तर मिला। क्या ऐसा है? क्यों न हम 2 दिन की छुट्टी पर बाहर जाएं? हर कोई हमारे साथ आ सकता है। आदित्य अपने दिमाग को शांत करना चाहता था। वह हाल ही में बहुत काम कर रहा था और अगर वह अपने मानसिक स्वास्थ्य को महत्व नहीं देता तो वह पागल हो सकता है। यह उसकी हवेली में रहने वाले लोगों के बारे में अधिक जानने का एक अच्छा अवसर भी था। हालांकि वह पहले से ही उनके नाम जानता था, लेकिन उसे उनसे बातचीत करने का मौका नहीं मिला था। जब उन्होंने उसकी बातें सुनी तो सबकी आंखें चमक उठीं। बॉस, मैं इस योजना को मंजूरी देने वाली पहली व्यक्ति होंगी। तनुजा ने उसे अंगूठा दिखाया। पेरिस की अपनी हालिया यात्रा के बाद वह पहले से ही आदित्य के काफी करीब थी, इसलिए वह अपनी राय जाहिर करने से नहीं डरी। बॉस, जॉय अभी भी स्कूल में है। हम लोग आपसे मिलेंगे, कविता मेहरा ने माफी मांगते हुए कहा। ठीक है, हम सबके वापस आने का इंतजार कर सकते हैं। अगर कोई इसके खिलाफ नहीं है तो ये तय है। आप लोगों को अपनी चीजें तैयार कर लेनी चाहिए क्योंकि ये 2 दिन की छुट्टी है, शायद 3 दिन की। आदित्य ने हंसते हुए कहा। हाँ बॉस, ठीक है बॉस, सभी ने उत्साह से उत्तर दिया। अध्याय 86 लग्जरी नॉक सेरेन। जब सब लोग अपनी चीजें तैयार कर रहे थे, आदित्य ने टोयोटा के मोटे मैनेजर ब्रांडी को फोन किया। नमस्ते, मैं आदित्य सक्सेना बोल रहा हूँ। क्या ये टोयोटा का मैनेजर ब्रांडी है? आदित्य सभी को ले जाने के लिए 4 बसें उधार लेना चाहता था और सबसे पहले उसके दिमाग में ब्रांडी का नाम आया। वह एक बड़े कार ब्रांड का मैनेजर था, इसलिए हो सकता है कि उसके बस मालिकों से कुछ संबंध हों। सुप्रभात मिस्टर सक्सेना, मैं ब्रांडी हूँ। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? आदित्य पहले से ही ब्रांडी के चापलूसी भरे चेहरे की कल्पना कर सकता था। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो बस किराए पर देता है? मुझे अभी 4 बसों की जरूरत है, आदित्य ने कहा। वह वाहनों के बड़े काफिले के साथ बाहर नहीं जाना चाहता था क्योंकि इससे वे बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित करेंगे। हालांकि पिछले कुछ दिनों में लक्ष्मण वर्मा का ड्रग कार्टेल शांत था, लेकिन वह जोखिम नहीं उठाना चाहता था। 4 बसें, कोई बात नहीं। मेरा दोस्त सेरेस लाइनर के मालिक का चचेरा भाई है। उनके पास 100 से ज्यादा बसें हैं। मैं आपके लिए 4 बसें किराए पर ले सकता हूँ मिस्टर सक्सेना। मैं उन्हें फ़ोन करूँगा। मैं आपको 10 मिनट में वापस कॉल करूँगा। मोटा आदमी काफी काबिल था और इससे आदित्य की उसके बारे में धारणा बेहतर हुई। धन्यवाद। आदित्य ने लगभग 15 मिनट तक इंतजार किया। उसके बाद ब्रांडी ने उसे दोबारा बुलाया। कैसा है? अच्छी खबर है मिस्टर सक्सेना। वह आदमी मान गया। बस मुझे अपना पता दे दो और मैं कुछ लोगों से बसें आपके पास भेज दूंगा। बहुत बढ़िया। मुझे आपके लिए कुछ ड्रिंक्स चाहिए। अगर भविष्य में आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करें। आदित्य के मन में इस व्यक्ति को शामिल करने के बारे में कुछ विचार थे, लेकिन उसके लिए अभी बहुत जल्दी थी। कोई बात नहीं मिस्टर सक्सेना, आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। आदित्य ने ब्रांडी को अपना पता बताने के बाद कॉल काट दिया। फिर उसने जैड और एलियट भाई बहनों को फ़ोन किया। उसने उन्हें छुट्टियों की योजना के बारे में बताया। उसने उन्हें अगले कुछ दिनों के लिए अपने माता पिता की चीज़ें तैयार करने के लिए भी कहा। बस होटल में मेरा इंतज़ार करो, हम तुम लोगों को लेने आएंगे। उसने इस संदेश के साथ कॉल समाप्त कर दी। आदित्य ने चैतन्य, टेरेंस और सोफिया को भी आमंत्रित किया, लेकिन उनके पास काम था इसलिए वे उनके साथ नहीं आ सके। जहां तक क्रिजिया की बात है, वह ताज होटल की जनरल मैनेजर थी और उसका शेड्यूल बहुत व्यस्त था। आदित्य ने उसे कॉल करने की जहमत नहीं उठाई। जल्द ही बसें विला के सामने आ गईं। सभी लोग पहले से ही अपने छुट्टियों के कपड़े पहने हुए थे और वे उत्साह से बसों में चढ़ गए। इस बार उनका गंतव्य घाट था। उसने सभी को अपनी आलीशान नौक में ले जाने की योजना बनाई। यह एक बहुत बड़ी नौक थी जिसमें सभी लोग बैठ सकते थे। 40 सैनिकों में से आदित्य सिर्फ 30 को ही लेकर आया था। उसने 10 को विला में रहने के लिए छोड़ दिया। उसकी तिजोरी में कीमती ब्लूप्रिंट थे, इसलिए उसने कुछ लोगों को उसकी सुरक्षा के लिए छोड़ दिया। वैदेही भी वहां थी, इसलिए उसे चिंता नहीं थी कि कुछ हो जाएगा।
वह महिला काल से भी ज्यादा ताकतवर थी और वह बहुत होशियार भी थी। वह किसी भी परिस्थिति में खुद को ढाल सकती थी। विला में रहने से कुछ भी गलत नहीं होगा। उन्होंने आदित्य के माता पिता जेड और एलियट भाई बहनों को उठाया जो ताज होटल के प्रवेश द्वार पर उनका इंतजार कर रहे थे। माँ, पिताजी, कृपया मुझे माफ करें कि मैं आपसे मिलने नहीं आ सका। मुझे कुछ काम निपटाने थे, इसलिए मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। तुम्हें हमसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि तुम अभी व्यस्त हो। हमें खुशी है कि तुम्हें यहाँ शहर में सफलता मिली है। हमें तुम पर गर्व है, बेटा। उसकी माँ ने आदित्य का हाथ पकड़ते हुए कहा। आदित्य के पिता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने भी गर्व से आदित्य को देखा। अपनी माँ की बातें सुनकर आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। यहाँ आओ, मैं तुम दोनों को अपने लोगों से मिलवाता हूँ। उसने बस के अंदर अपने माता पिता को पकड़ते हुए कहा। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने होटल में आदित्य की स्थिति के बारे में जैद से पूछा, लेकिन जैद ने उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं दिया। इससे उन्हें अपने बेटे की पहचान पर संदेह हुआ और कुछ दिनों तक निरीक्षण करने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आदित्य की पहचान असामान्य थी। इससे वे बहुत उत्सुक हो गए, लेकिन उन्हें पता था कि उनका बेटा अंततः उन्हें सब कुछ बता देगा। जब वे घाट पर पहुंचे तो घाट पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों का मुखिया उनका स्वागत करने आया। उसने उन्हें रास्ते में भी ले गया और आदित्य के प्रति बहुत सम्मान दिखाया। इससे आदित्य के माता पिता अपने बेटे की पहचान के बारे में और भी अधिक उत्सुक हो गए। मिस्टर सक्सेना, यह आपकी नौक है। जो लोग वहाँ हैं उन्हें चालक दल का सदस्य होना चाहिए। अब मैं अपनी पोस्ट पर वापस जा रहा हूँ। कृपया मुझे माफ करें। सुरक्षाकर्मियों का प्रमुख उसे विदा देकर चला गया। वहाँ 20 क्रू मेंबर उनका इंतजार कर रहे थे। आदित्य को देखते ही सबने सिर झुकाया। नमस्कार मिस्टर सक्सेना, मैंने आप लोगों को इंतजार करवाया है। आपके धैर्य के लिए धन्यवाद। आदित्य ने उन्हें देखकर मुस्कुराया। आपकी सेवा करना हमारा काम है मिस्टर सक्सेना। हमने आपके लिए नौक तैयार कर ली है। अब आप लोग नाव पर चढ़ सकते हैं। बोलने वाला व्यक्ति एक मध्यम आयु वर्ग का अरबी व्यक्ति था। वह नाव का कप्तान था। अन्य चालक दल के सदस्य भी अरबी थे, लेकिन वे अच्छी अंग्रेजी बोलते थे, इसलिए उनके बीच कोई भाषा बाधा नहीं थी। नौक का पूर्व मालिक सऊदी अरब का एक राज परिवार था, इसलिए चालक दल के सभी सदस्य अरब थे। कृपया हमारा ध्यान रखें। आदित्य ने कैप्टन से हाथ मिलाया और उनसे तथा अन्य क्रू सदस्यों से भी परिचित हुआ। बॉस, क्या यह आपकी नाव है? यह अद्भुत लग रही है। तनुजा ने प्रशंसा भरी नजरों से उसकी ओर देखते हुए पूछा। हाँ, मैंने इसे सऊदी अरब के एक राजा से खरीदा है। आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बेटा, क्या ये वाकई तुम्हारा है? उसके माता पिता उसकी बातें सुनकर दंग रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उनका बेटा इतने कम समय में इतनी महंगी दिखने वाली नाव खरीद सकता है। आदित्य ने अपने माता पिता के कंधे पकड़े और उन्हें एक कोने में खींच लिया। माँ, पिताजी, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। आदित्य ने उन्हें वही स्पष्टीकरण बताया जो उसने उस समय चैतन्य को बताया था। उसने उन्हें यह भी बताया कि वह एक रियल एस्टेट मुगल के बॉस का दोस्त बन गया था जिसने उसे ताज होटल खरीदने में मदद की थी। बेशक ये सब सिर्फ बकवास था और वह भाग्यशाली था कि उसके माता पिता को इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी कि व्यवसाय कैसे काम करते हैं। अध्याय 87 लक्ष्मण वर्मा कैसानो परिवार के नेता से मिलते हैं। आदित्य के माता पिता को ऐसा लगा जैसे वे सपने में थे जब उन्होंने आदित्य की बातें सुनी। उनका बेटा वास्तव में ताज होटल का मालिक था, जो उनके देश की सबसे प्रसिद्ध इमारत है। बेटा, तुम हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? आदित्य के पिता को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। आदित्य मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। सब कुछ समझाना बहुत मुश्किल है। माँ, पापा, कृपया मेरा विश्वास करो। तुमने अपनी सारी संपत्ति प्राप्त करने के लिए कोई अवैध काम तो नहीं किया, है न? आदित्य की माँ ने चिंतित भाव से उसकी ओर देखा। बिल्कुल नहीं, मेरा एक वैध व्यवसाय है और कानून के खिलाफ जाने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा। माँ, पिताजी, हमारे परिवार को अब पैसे कमाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आप सब कुछ मुझ पर छोड़ सकते हैं। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम बच्चे हो, अब तुम एक असली मर्द की तरह बात करते हो। लिडियो ने आदित्य के कंधे पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराया। जब उसने अपने बेटे की स्थिति और उपलब्धियों के बारे में सुना तो वह अपनी आंखों में खुशी नहीं छिपा सका। हालांकि उसकी अचानक संपत्ति में वृद्धि कुछ हद तक संदिग्ध थी, लेकिन उन्हें विश्वास था कि उनका बेटा कभी कुछ गलत नहीं करेगा। उन्होंने उसे बड़ा होते देखा था और वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका दिल दुष्ट हो। जब आदित्य अपने माता पिता को बहाने देने में व्यस्त था, उसके अधीनस्थ एक एक करके नौक पर चढ़ गए। हर कोई यह अनुभव करने के लिए उत्साहित था कि एक शानदार नाव में होना कैसा होता है। चालक दल के सदस्यों ने देखा कि उनके बॉस व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने जहाज पर मौजूद लोगों से बातचीत करने की पहल की। वे भविष्य में साथ काम करने वाले थे, इसलिए उनके लिए एक दूसरे को जानना बेहतर था। माँ, पापा, चलो इस मौके का इस्तेमाल अपने मन को शांत करने के लिए करते हैं।
ये लंबे समय के बाद हमारी पहली पारिवारिक यात्रा भी है। आदित्य ने अपने माता पिता की ओर देखकर मुस्कुराया। ठीक है, हम तुम्हारे लिए मुश्किलें नहीं खड़ी करेंगे क्योंकि तुम्हारे माता यहाँ हैं। आगे बढ़ो, तुम्हें हमारे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आदित्य की माँ अनाफ्लोर ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी माँ सही कह रही है। हम जानते हैं कि तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत व्यस्त हो। तुम्हें इस समय का उपयोग आराम करने और समुद्र का आनंद लेने में करना चाहिए। आदित्य के पिता लिडियो ने कहा, मुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पीछे आओ, मैं तुम लोगों को सभी से मिलवा दूंगा। आदित्य ने अपने माता पिता को खींचते हुए कहा। फिर उसने उन्हें अपने अधीनस्थों और नौक के चालक दल के सदस्यों से मिलवाया। हर कोई उस जोड़े के प्रति बहुत विनम्र था और इससे वे थोड़ा अभिभूत महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपने जीवन में इस तरह के व्यवहार का कभी अनुभव नहीं किया था। वे अपने निम्न दर्जे के कारण दूसरों द्वारा नीची नज़र से देखे जाने के आदी थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दूसरों द्वारा सम्मान पाना वास्तव में इतना अच्छा लगता है। और इस तरह उनकी छुट्टियां अच्छी तरह शुरू हुईं। नौक चलने लगी। मिस्टर सक्सेना, आप कहाँ जाना चाहते हैं? नाव के कप्तान ने पूछा। बस हमें आराम करने के लिए एक छोटा सा द्वीप मिल जाए। अगर आसपास कोई लोग न हो तो बेहतर होगा, आदित्य ने जवाब दिया। वह इस समय किसी भी चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाहता था। वह बस थोड़ा आराम करना चाहता था। मुझे लगता है कि मैं इस आराम का हकदार हूँ, उसने अपने दिल में बुदबुदाया। मुझे लगता है कि आपको एक नज़र डालनी चाहिए। इस बीच इटली के मिलान में लक्ष्मण वर्मा अपने ड्रग कार्टेल के 3 शीर्ष सदस्यों के साथ एक व्यक्ति के सामने सम्मानपूर्वक खड़े हो गए जो सोफे पर बैठा था। ये व्यक्ति 40 के आसपास का लग रहा था, लेकिन वास्तव में वह 60 साल का था। उसने काले रंग का टक्सीडो पहना हुआ था। उसने अपने बाएं हाथ में सुनहरे ड्रैगन के सिर वाली बेत पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ में शराब का गिलास था। यह आदमी कैसानो परिवार का नेता आफ्ताब खान था। हमें अपने संरक्षण में लेने के लिए धन्यवाद, बॉस। लक्ष्मण वर्मा, जो कि बहुत ही घमंडी थे, केवल इस आदमी के सामने अपना सिर झुका सकते थे। अल्फोंसो ने अपना वाइन ग्लास एकलव्य राणा को दिया जो सोफे के पास खड़ा था। फिर वह खड़ा हुआ और खुद को सहारा देने के लिए बेत का इस्तेमाल किया। लक्ष्मण वर्मा, अब जब आपने कैसानो परिवार के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा की है, तो हम एशिया में आपके व्यवसाय को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। आप काफ़ी भाग्यशाली हैं। हमें अब से 4 दिन बाद सिंगापुर में एक बड़े क्लाइंट से मिलना है। मैं आपको इस व्यक्ति से मिलने के लिए एकलव्य राणा का अनुसरण करने का मौका दूंगा। यदि आप अपना काम अच्छी तरह से करते हैं तो मैं आपको भविष्य में और मौके दूंगा। हालांकि यदि आप मुझे प्रभावित करने में विफल रहते हैं तो मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि क्या होगा। अल्फोंसो की धुंधली आंखों में क्रूरता झलक रही थी। वह बूढ़ा हो सकता है, लेकिन वह किसी भी तरह से कमजोर नहीं था। लक्ष्मण वर्मा की हिम्मत नहीं हुई कि वह बूढ़े की आंखों में देख सके। उसने अपना सिर नीचे किया और सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, बॉस। अल्फोंसो ने जाने से पहले लक्ष्मण वर्मा को गहराई से देखते हुए हंसते हुए कहा। एकलव्य राणा ने अपने कदम धीमे कर लिए और जब वह लक्ष्मण वर्मा के पास पहुंचा तो फुसफुसा कर बोला, इसे खराब मत करो। हम 4 दिन में जिस क्लाइंट से मिलेंगे वह कोई छोटी रकम नहीं है। असल में मुझे लगता है कि तुम उसे अच्छी तरह जानते हो। ये शब्द कहने के बाद एकलव्य राणा ने हाथ हिलाया और अपने कदम तेजी से बढ़ा दिए। लक्ष्मण वर्मा ने गहरी सोच में पड़कर कहा, उसके इन शब्दों का क्या मतलब था? उसे कोई बड़ा नाम याद नहीं आ रहा था, इसलिए उसने इस मामले को फिलहाल भूल जाने का फैसला किया। बॉस, अब जब हम कैसानो परिवार में शामिल हो गए हैं तो एशिया में हमारी उन्नति अजेय होगी, उनके अधीनस्थों में से एक ने हंसते हुए कहा। लक्ष्मण वर्मा उसकी बात सुनकर हंस पड़े। मूर्ख, क्या तुम्हें लगता है कि यह इतना आसान होगा? उसके तीनों अधीनस्थ अचंभित रह गए। उनमें से एक ने पूछा, क्या मतलब है बॉस? लक्ष्मण वर्मा की आंखें ठंडी हो गईं और वह बुदबुदाया, हम भले ही अब कैसानो परिवार का हिस्सा हों, लेकिन एशिया में अभी भी कई छिपे हुए ड्रैगन और छिपे हुए बाघ हैं। जापान में यम समूह है जिसका नेतृत्व दाइची यम नामक एक दुष्ट चरित्र करता है। उनके समूह में 30,000 से ज्यादा सदस्य हैं और वे एक वैध व्यवसाय की तरह काम करते हैं। चीन में हार्टलेस ड्रैगन ट्रॉइड भी है। उनके 30,000 से ज्यादा सदस्य हैं और उनका व्यवसाय पूरी दुनिया में फैला हुआ है। हालांकि ये दोनों सिंडिकेट ला कोसा नोस्ट्रा जितने मजबूत नहीं हैं, लेकिन उनकी ताकत लगभग एक जैसी ही है। जब आप इन समूहों के लोगों से मिलते हैं तो आपको सावधान रहना होगा। हम उन्हें सिर्फ इसलिए नाराज नहीं कर सकते क्योंकि हमें कैसानो परिवार का संरक्षण प्राप्त है। क्या आप लोग समझ रहे हैं? हाँ बॉस, हम आपके शब्द याद रखेंगे। अध्याय 88 दिनेश राणा का पलायन। कमलापुरा सिटी पुलिस स्टेशन में फैजान रिजवी सेनेटर रेमन की मौत के बाद की स्थिति से निपटने में व्यस्त थे। इतने सारे काम निपटाने थे कि उन्हें अपनी हाल ही में हुई पदोन्नति का जश्न मनाने का भी मौका नहीं मिला। अपने थके हुए शरीर को उठाते हुए फैजान रिजवी अपने लिए कॉफ़ी बनाने कैंटीन में चले गए।
सर, मुझे आपके लिए ये करने दीजिए, एक महिला पुलिस अधिकारी ने कहा। यह महिला थाने में 2 नए लोगों में से एक थी। वह हाल ही में दिनेश राणा की हवेली पर छापे में भी शामिल हुई थी, इसलिए वह 1 महीने से भी कम समय के लिए अधिकारी होने के बावजूद पदोन्नति पाने में सफल रही। वह अब एक पुलिस कॉर्पोरल थी। धन्यवाद, फैजान रिजवी ने बैठते हुए कहा। उसे बहुत नींद आ रही थी, लेकिन उसके पास देखने के लिए अभी भी ढेर सारे दस्तावेज थे। सर, आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। आप छोटे मोटे काम हम पर छोड़ सकते हैं। महिला पुलिस अधिकारी ज़ारा नाइक ने फैजान रिजवी को कॉफ़ी का कप देते हुए कहा। फैजान रिजवी ने चम्मच से कॉफ़ी हिलाते हुए सिर हिलाया। ये जांच बहुत जटिल है। थाने के अधिकारियों में से कुछ पुराने अधिकारी ही उसकी कुछ मदद कर सकते थे। जहां तक ज़ारा नाइक जैसी नई अधिकारियों की बात है, तो वह जांच में अपना समय ही बर्बाद करेंगी। ये सुनकर ज़ारा नाइक की सांस फूल गई, लेकिन वह ये भी जानती थी कि वह शायद ही कोई सहायता कर पाएगी। अचानक तेज कदमों की आवाज़ सुनाई दी, जिससे फैजान रिजवी और ज़ारा नाइक ने अपना सिर दालान की ओर घुमाया। 2 पुलिस अधिकारी, जिनके चेहरे पीले पड़ गए थे, चिंतित होकर चिल्लाए, सर, दिनेश राणा और उसके कुछ लोग भागने में सफल हो गए। क्या कहा तुमने? ये शब्द सुनकर फैजान रिजवी अचानक अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। उसकी कोठरी की सुरक्षा कर रहे पुलिस अधिकारी मर चुके हैं। उन्होंने हमारे भाइयों को मार डाला। जब हम वहां पहुंचे तो कोठरियों के ताले पहले से ही खुले थे और उनमें से अधिकांश पहले ही भाग चुके थे। फैजान रिजवी ने उन्हें धक्का दिया और जल्दी से अपनी पुलिस कार में चला गया। दिनेश राणा और उसके आदमियों को मनीला पुलिस जिले में स्थानांतरित कर दिया गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वे लोग वास्तव में इतनी कड़ी सुरक्षा वाले स्टेशन से भाग सकते हैं। मनीला पुलिस जिला कमलापुरा सिटी पुलिस स्टेशन से 10 गुना बड़ा था और उनके पास बड़ी संख्या में कुलीन अधिकारी भी थे। किसी कैदी का भागना असंभव था, जब तक कि सर, मुझे अपने साथ चलने दीजिए। ज़ारा नाइक पुलिस की गाड़ी में चढ़ गई। फैजान रिजवी जल्दी में था, इसलिए उसने उससे बहस करने की जहमत नहीं उठाई। किस कमीने ने दिनेश राणा और उसके लोगों को भागने में मदद की? धिक्कार है। जब दिनेश राणा का तबादला दूसरे थाने में हुआ तो उसे पहले से ही लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने अपनी शंका जाहिर नहीं की, क्योंकि दिनेश राणा जैसे बड़े अपराधी को छोटे थाने में कैद रखना उचित भी नहीं था। अपनी सीट बेल्ट बांध लो, फैजान रिजवी ने गैस पैडल दबाते हुए ठंडे स्वर में कहा। इस भयानक खबर के कारण उसकी नींद उड़ गई थी। वाह वाह वाह! पुलिस की गाड़ी का तेज सायरन गूंज उठा और सभी गाड़ियों ने तुरंत उनके लिए रास्ता खाली कर दिया। मनीला पुलिस जिला कमलापुरा सिटी पुलिस स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर था, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने में केवल 30 मिनट लगे। स्टेशन के बाहर एम्बुलेंस खड़ी थीं। पुलिस अधिकारियों ने किसी को भी परिसर में प्रवेश करने से रोकने के लिए इलाके में बैरिकेडिंग कर दी थी। फैजान रिजवी और ज़ारा नाइक अपनी गाड़ी से उतरे और सीधे थाने की ओर चल दिए, लेकिन बुलेटप्रूफ जैकेट पहने एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। रुको, किसी को भी स्टेशन में प्रवेश की अनुमति नहीं है। हम पुलिस अधिकारी हैं। फैजान रिजवी और ज़ारा नाइक ने अपना पहचान पत्र दिखाया और बुलेट प्रूफ जैकेट पहने पुलिस अधिकारी ने तुरंत उनकी पहचान की जांच की। ये देखने के बाद कि कुछ भी गलत नहीं है, उसने उनसे माफ़ी मांगी। कृपया मुझे माफ़ कर दें। दिनेश राणा को भागने में मदद करने वाले संदिग्ध पुलिस अधिकारियों के वेश में थे, इसलिए हमें अपनी सुरक्षा कड़ी करनी होगी। ये सुनकर फैजान रिजवी को और भी यकीन हो गया कि यह कोई अंदरूनी काम है। कृपया हमें अंदर जाने दीजिए। मैं जनरल से बात करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम लोगों को उससे मिलवाने ले चलूंगा। पुलिस अधिकारी उन्हें थाने के अंदर ले आया। अंदर जांचकर्ता थे जो अपराध स्थल का निरीक्षण कर रहे थे। फैजान रिजवी और ज़ारा नाइक को प्रवेश से पहले दस्ताने पहनने को कहा गया। जब वे मुख्य अधीक्षक के कार्यालय में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि वह 3 पुलिस अधिकारियों के साथ बात कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने बातचीत समाप्त होने तक कुछ देर इंतजार किया। सर, मैं कमलापुरा सिटी पुलिस स्टेशन का लेफ्टिनेंट फैजान रिजवी हूँ और यह पुलिस कॉर्पोरल ज़ारा नाइक है। दिनेश राणा के भागने की खबर सुनते ही हम यहाँ आ गए। क्या आप हमें विस्तृत जानकारी दे सकते हैं? फैजान रिजवी और ज़ारा नाइक ने मुख्य अधीक्षक को सलामी दी। वह 50 साल का आदमी था जिसकी आंखें बाज जैसी थीं। वह अपनी उम्र के हिसाब से तंदुरुस्त और मजबूत दिख रहा था। ओह, तुम वही आदमी हो जिसने दिनेश राणा को पकड़ा था। अफसोस, यह मामला बहुत पेचीदा है। टकराना। दफ्तर का दरवाज़ा खुला और एक पुलिस अधिकारी गंभीर भाव से आया। उसने अपना मुंह खोलने से पहले मुख्य अधीक्षक को सलामी दी। सर, हमारे लोग अब दिनेश राणा और उसके समूह से बिनोंडो में भिड़ रहे हैं। हमारे 2 लोग मर चुके हैं और 6 गंभीर रूप से घायल हैं। क्या? चलो चलें, हमें उन्हें पकड़ना ही होगा। अगर हम उन्हें भागने देंगे तो हम जनता को कैसे जवाब दे सकेंगे? मुख्य अधीक्षक जल्दी से कार्यालय से बाहर चले गए। फैजान रिजवी और ज़ारा नाइक ने रिपोर्ट सुनकर भौहें सिकोड़ लीं। सर, हम उन लोगों को पकड़ने में आपकी मदद करेंगे।
मुख्य अधीक्षक ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। मेरे पीछे आओ, मैं तुम दोनों के लिए कुछ हथियार और उपकरण लाऊंगा। इस समय दिनेश राणा और उसके 15 साथी होटल के अंदर थे। उन्होंने होटल के कर्मचारियों और मेहमानों को बंधक बना लिया। किसी भी तरह की दुर्घटना को रोकने के लिए उन्होंने होटल के गार्डों की भी हत्या कर दी। बाहर पुलिस अधिकारियों ने उन्हें घेर रखा था और उनके भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए थे। अरे, ये लोग बहुत जिद्दी हैं। वे वास्तव में हमें यहाँ तक पीछा करके ले आए, दिनेश राणा ने दांत पीसते हुए कहा जब वह सीसीटीवी कैमरों की लाइव फुटेज देख रहा था। वह पुलिस अधिकारियों को देख सकता था जो होटल के बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। बॉस, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हम केवल उनसे बातचीत कर सकते हैं। मुझे पता है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दो। दिनेश राणा ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे खुद को शांत किया। फिर वह सोचने लगा कि वह पुलिस से कैसे बातचीत करेगा। अध्याय 89। दिनेश राणा की मांगें। जब फैजान रिजवी और अन्य लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि पुलिस अधिकारियों के आसपास तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। सामान्य पुलिस अधिकारियों ने चीफ सुपरिंटेंडेंट को देखते ही उनका अभिवादन किया। वह पुलिस ब्रिगेडियर जनरल थे और चीफ सुपरिंटेंडेंट महज एक पदवी थी। मुझे बताओ क्या हो रहा है, मुख्य अधीक्षक ने गंभीर स्वर में कहा। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, जनरल, दिनेश राणा और उसके आदमियों ने इस होटल में घुसपैठ की और अंदर मौजूद सभी लोगों को बंधक बना लिया। उन्होंने होटल के सुरक्षाकर्मियों की भी हत्या कर दी। हमारे हताहतों का क्या हुआ? उनका पीछा करते हुए हमारे 2 लोग मारे गए और 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। 7 अन्य अधिकारी मामूली रूप से घायल हैं। अभी उनका इलाज चल रहा है। ये सुनकर मुख्य अधीक्षक ने अपना सिर हिलाया और राहत की सांस ली कि हताहतों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। जनरल, अब जब उन्होंने केतन को बंधक बना लिया है तो अब हम केवल उनसे बातचीत कर सकते हैं, फैजान रिजवी ने बुदबुदाया। बाकी लोगों ने सहमति में अपना सिर हिलाया। हम उन बदमाशों से कैसे बातचीत कर सकते थे? उन्होंने हमारे 2 भाइयों को मार डाला। हमें उन्हें मारना ही होगा, एक पुलिस अधिकारी ने ठंडे स्वर में कहा। मरने वाले अधिकारियों में से एक उसका करीबी दोस्त था, इसलिए वह दिनेश राणा और उसके आदमियों को मारने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। बस, मैं भी गुस्से में हूं, लेकिन हमें इस स्थिति में शांत रहना होगा। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो वे अपराधी होटल के अंदर मौजूद निर्दोष नागरिकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम ऐसा नहीं चाहते, मुख्य अधीक्षक ने बड़बड़ाते हुए कहा। जनरल, हमें क्या करना चाहिए? लेफ्टिनेंट फैजान रिजवी सही कह रहे हैं। हम केवल उनसे बातचीत कर सकते हैं। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि वे और अधिक नागरिकों को नुकसान न पहुंचाएं। उनसे बातचीत करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाएं जो बातचीत करने में कुशल हो। जी श्रीमान। जब दिनेश राणा उनके भागने का रास्ता खोजने के लिए दिमाग खपा रहे थे तो अचानक उनकी नज़र स्क्रीन पर एक जानी पहचानी आकृति पर पड़ी। फैजान रिजवी, उसने ठंडी आवाज में कहा और फैजान रिजवी को घूरने लगा। एक अधीनस्थ कमरे के अंदर घुसा और सूचना दी। बॉस, फ्रंट डेस्क पर टेलीफोन बज रहा है। मुझे लगता है कि पुलिस अब हमसे बात करने की योजना बना रही है। ये सुनकर दिनेश राणा खड़े हो गए और स्क्रीन पर फैजान रिजवी को ठंडी निगाहों से देखा। आखिरकार वे हमसे बात करना चाहते हैं, है न? दिनेश राणा नियंत्रण कक्ष से बाहर निकले और लॉबी की ओर चले गए। बंधकों को लॉबी क्षेत्र में ले जाया गया और वे सभी एक साथ इकट्ठे हो गए तथा अपने बंधक बनाने वालों को देखकर डर से कांपने लगे। दिनेश राणा फ्रंट डेस्क की ओर बढ़े और बजते टेलीफोन को पकड़ लिया। नमस्ते, मैं मनीला पुलिस डिस्ट्रिक्ट से हूँ। कृपया नागरिकों को नुकसान न पहुँचाएं। हम आपकी मांगें सुनने को तैयार हैं। जब तक आप लोग सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, हम समझौता करने को तैयार हैं। मुझे लगता है कि आपको एक नज़र डालनी चाहिए, क्या ऐसा है? मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि हम नागरिकों को नहीं मारेंगे, लेकिन आपको हमें 3 चीज़ें मुहैया करानी होंगी। सबसे पहले, हमें 5 बख्तरबंद गाड़ियां चाहिए। आपको गाड़ियों के साथ कुछ भी अजीब नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम यहाँ सभी को मार देंगे। दिनेश राणा ने मांग की। यह ठीक है, हम इस पर सहमत हो सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम अपने कब्जे में मौजूद आधे बंधकों को छोड़ना होगा। ये सुनते ही दिनेश राणा के चेहरे पर नसें उभर आईं। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 बंधकों को रिहा कर सकते हैं। कृपया हमारे लिए चीज़ें मुश्किल न बनाएं। 5 बंधकों के बदले 5 बख्तरबंद वाहन। ये कैसा रहेगा? 10 बंधकों को रिहा करें और हम आपको बख्तरबंद वाहन मुहैया करा देंगे। दिनेश राणा ने जवाब देते हुए ठंडी मुस्कान बिखेरी। ठीक है, लेकिन आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप जो बख्तरबंद गाड़ियां दे रहे हैं वे समस्या पैदा करने वाली न हो। अगर हमें गाड़ियों में कुछ भी गड़बड़ नजर आती है तो हम क्रोधित हो सकते हैं और गुस्से में आकर गलती से कुछ बंधकों को मार सकते हैं। आप ऐसा नहीं चाहते, है न? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इस बारे में निश्चिंत रह सकते हैं। तो फिर बकवास बंद करो और जितनी जल्दी हो सके हमें वाहन पहुंचा दो।
हाँ, मैंने आपकी मांगों के बारे में हमारे नेता को पहले ही सूचित कर दिया है और वाहन जल्द ही आपको सौंप दिए जाएंगे। आपकी 2 शेष मांगें क्या हैं? दिनेश राणा का चेहरा ठंडा पड़ गया और वह बुदबुदाया। मैं चाहता हूं कि तुम सब हमारे लिए रास्ता छोड़ दो और हमें जाने दो। हम कुछ बंधकों को अपने साथ ले जाएंगे और अगर तुम हमारा रास्ता रोकोगे तो मैं उन्हें एक एक करके मार डालूंगा। दूसरी लाइन चुप हो गई, फिर उन्होंने जवाब दिया, उद्धरण चिन्ह ... ठीक है, हम आपसे ये वादा करते हैं। अच्छा, रही बात मेरी आखिरी मांग की। मैं चाहता हूं कि आप फैजान रिजवी को यहाँ भेजें और अगर मैंने उसके पास कोई हथियार देखा तो आप जान लें कि क्या होगा। ये शब्द कहते हुए दिनेश राणा की आंखों में एक निर्दयी चमक चमक उठी। यह मंजूर नहीं होगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके पास आऊं? कॉल के दूसरी तरफ से आवाज बदल गई और यह आवाज दिनेश राणा के लिए बहुत परिचित थी। फैजान रिजवी, दिनेश राणा ने दांत पीसते हुए कहा, आप मुझे बंधक बना सकते हैं लेकिन आपको अपने सभी बंधकों को रिहा करना होगा। दिनेश राणा के खिलाफ फैजान रिजवी की दुश्मनी बहुत गहरी थी। आखिरकार वह अपने मुख्यालय पर छापा मारने का प्रभारी व्यक्ति था। तुम कौन होते हो मुझसे बातचीत करने वाले? सुनो फैजान रिजवी, अगर तुम नहीं चाहते कि ये लोग मरें तो मेरे पास आओ और अपनी मौत स्वीकार करो। मेरे शब्दों पर विचार करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। दिनेश राणा ने फोन काटने से पहले चिल्लाया। फैजान रिजवी ने जब दिनेश राणा का आखिरी संदेश सुना तो उनकी भौहें तन गईं। सर फैजान रिजवी, आपको खुद को खतरे में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम दिनेश राणा से फिर बात करने की कोशिश करेंगे। सर फैजान रिजवी, अगर आप वहां गए तो वह साला आपको मार ही डालेगा। उसकी बात मत सुनिए। फैजान रिजवी की भौहें उनकी बातें सुनकर और भी गहरी हो गईं। उसे पता था कि दिनेश राणा उससे बदला लेना चाहता है, लेकिन अगर वह दिनेश राणा की मांगों को नहीं मानता तो वह आदमी वाकई नागरिकों को मारना शुरू कर सकता था। नहीं, मुझे वहां जाना ही होगा। हम ये जोखिम नहीं उठा सकते। उस होटल के अंदर 40 से ज्यादा नागरिक हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं कि हम उन्हें बचाएं। कोई और रास्ता नहीं है, फैजान रिजवी ने गंभीर भाव से कहा। उसकी बात सुनकर बाकी लोग चुप हो गए। सर फैजान रिजवी, सर करण से मदद मांगने के बारे में क्या ख्याल है? अगर वह है तो हम किसी की बलि दिए बिना उन नागरिकों को बचा सकते हैं। ज़ारा नाइक ने अचानक कहा। अध्याय 90 गंभीर समाचार। सर करण, आप जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं वह कौन है? मुख्य अधीक्षक ने पूछा। फैजान रिजवी ने ज़ारा नाइक को मनमाने ढंग से बोलने के लिए घूर कर देखा, लेकिन अब जब चीफ सुपरिंटेंडेंट पूछ रहे थे तो वह केवल यही जवाब दे सकता था। जनरल, सबको पता है कि हमने दिनेश राणा को पकड़ा है, लेकिन ये सिर्फ एक आदमी के समर्थन की वजह से संभव हो पाया। मुख्य अधीक्षक ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाईं। आप इस व्यक्ति के बारे में बहुत अच्छी बातें करते हैं। क्या वह इतना अद्भुत है? फैजान रिजवी ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। सिर्फ कमाल ही नहीं, मैं ये कहने की हिम्मत करता हूँ कि हमारे बिना भी वह दिनेश राणा को अकेले ही पकड़ सकता है। क्या हमारे बीच में भी ऐसा कोई व्यक्ति है? मुख्य अधीक्षक उसके शब्दों से दंग रह गया। ये सुनकर फैजान रिजवी ने अफसोस भरे लहजे में कहा, काश वह पुलिस वाला होता तो हमारे लिए काम आसान हो जाता। दुर्भाग्य से वह आदमी भाड़े का सिपाही है। उसकी सेवाएं लेना इतना आसान नहीं है। ये सुनकर मुख्य अधीक्षक भी उदास हो गए। ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर हमारे पास भी ऐसा कोई होता तो हमें दिनेश राणा जैसे अपराधियों से बातचीत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सर करण सबसे ताकतवर सिपाही है जिसे मैंने देखा है। दिनेश राणा जैसा अव्वल दर्जे का अपराधी भी उसकी नज़र में कुछ नहीं है। फैजान रिजवी के पास आदित्य का संपर्क विवरण था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि उसके और उसके संबंधों के बारे में उच्च अधिकारियों को पता चले। इसके अलावा उनके पास करण का इंतजार करने के लिए ज्यादा समय नहीं था। इस समय वह सिर्फ अपने आप पर भरोसा कर सकता था। जनरल, मुझे वहां जाना है। मैं दिनेश राणा से बात करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि वह मेरी बात सुनेंगे, फैजान रिजवी ने मुख्य अधीक्षक से कहा। मुख्य अधीक्षक कुछ कहना चाहते थे, लेकिन अंत में वे केवल अपना सिर हिला सके। फैजान रिजवी ने ज़ारा नाइक की तरफ देखा और कहा, ज़ारा नाइक, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी तरफ से मिस्टर सक्सेना से माफ़ी मांग लेना। मुझे भी उम्मीद है कि तुम मेरे परिवार का ख्याल रखोगी। ज़ारा नाइक ने अपने आंसू रोके और फैजान रिजवी को घूरने लगी। मैं आपके परिवार का ख्याल रखूंगी, सर फैजान रिजवी। आप निश्चिंत रहें। फैजान रिजवी उसकी बातें सुनकर मुस्कुराया। वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, लेकिन वह एक नेक पुलिस अधिकारी भी था। मुझे माफ़ कर दो, मिस्टर सक्सेना। लगता है मैं अब आपका एहसान नहीं चुका पाऊंगा। उसने मन ही मन सोचा और दृढ़ निश्चय के साथ होटल की ओर चल पड़ा। 2 दिन बाद सुपर नॉक सेरेन एक आबाद द्वीप पर 3 दिन की छुट्टी के बाद वापस घाट की ओर जा रही थी। द्वीप पर कोई सिग्नल नहीं था, लेकिन आदित्य फिर भी रहस्यमय ऐप से अपने दैनिक पुरस्कार प्राप्त करने में कामयाब रहा। 3 दिन की छुट्टी के दौरान उसे ऐप से 3 पुरस्कार मिले।
पहला $100 मिलियन और दूसरा कार्गोनाइट एक्सोस्केलेटन ब्लूप्रिंट था। कार्गोनाइट एक्सोस्केलेटन एक उन्नतपूर्ण शरीर कवच था जो किसी सैनिक की उत्तरजीविता को बढ़ा सकता था। किसी की शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने के अलावा यह एक्सोस्केलेटन कवच अपने पहनने वाले को राइफल के गोलों और यहां तक कि स्नाइपर राइफल की गोलियों से भी बचा सकता था। यह अपने पहनने वाले को विस्फोट से भी बचा सकता था, लेकिन ये बम के प्रकार पर निर्भर करता था। अगर यह सिर्फ एक सामान्य ग्रेनेड या डायनामाइट था तो कार्गोनाइट एक्सोस्केलेटन इसके पहनने वाले को होने वाले नुकसान को कम कर सकता था। हालांकि अगर यह एक शक्तिशाली बम था तो बचने की संभावना कम हो जाती है। तीसरा इनाम जो आदित्य ने प्राप्त किया वह था विलुप्ति श्रेणी का युद्धपोत पोसाइडन 001। ये युद्धपोत 10 युद्धक विमानों को संभाल सकता है और इसमें अत्याधुनिक हथियार भी हैं जो दुनिया में पहले कभी नहीं देखे गए। मुझे लगता है कि आपको इसे देखना चाहिए। मुझे पुरस्कार के रूप में विनाश के ये सभी हथियार क्यों मिल रहे हैं? मैं भविष्य के बारे में अधिक से अधिक चिंतित होता जा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि रहस्यमय ऐप मुझे किसी भयानक चीज के लिए तैयार कर रहा है। आदित्य ने नोक के अगले हिस्से पर खड़े होकर अपने आप से सोचा। अचानक आदित्य का फोन वाइब्रेट हुआ और नोटिफिकेशन लिस्ट में कई मिस्ड कॉल्स दिखाई देने लगीं। ज्यादातर कॉल्स काल के नंबर से आई थीं। क्रिजिया और उसके दोस्तों का भी एक कॉल था। छूटी हुई कॉलों में से उसने देखा कि फैजान रिजवी ने उन्हें 2 बार फोन किया और दोनों कॉल के बीच सिर्फ कुछ सेकंड का अंतर था। इससे उनका माथा ठनका। आदित्य ने फैजान रिजवी के नंबर पर कॉल किया और उसके कॉल का जवाब देने का इंतजार करने लगा। हेलो, क्या यह मिस्टर सक्सेना है? दूसरी तरफ से आवाज फैजान रिजवी की नहीं बल्कि एक महिला की थी। हाँ, यह आदित्य सक्सेना है। चाचा फैजान रिजवी कहाँ हैं? आदित्य को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसे कुछ आशंका हुई। सर फैजान रिजवी, वह अभी अस्पताल में हैं, लेकिन डॉक्टरों ने कहा है कि उनके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं है। फोन पर महिला ये शब्द कहने के बाद रो पड़ी। क्या वह कहाँ है? ये सुनकर आदित्य की आंखों में ठंडक चमक उठी। हाँ, वह यहाँ वीआरपी मेडिकल सेंटर में है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आपको जल्दी करना चाहिए। हो सकता है कि आप उसे फिर कभी न देख पाएं। ठीक है, मैं जल्द से जल्द वहां पहुंच जाऊंगा। आदित्य ने चेहरे पर उदासी लिए कॉल काट दी। फिर उसने काल के नंबर पर कॉल किया ताकि पता चल सके कि क्या हो रहा है। काल, क्या तुम्हें पता है फैजान रिजवी को क्या हुआ? बॉस, मैंने भी सुना है कि उसके साथ क्या हुआ। हमारी जांच के अनुसार यह मामला दिनेश राणा से जुड़ा है। वह काल ने उसे उसकी अनुपस्थिति में हुई सारी बातें बताईं। जब काल ने अपनी रिपोर्ट खत्म की तो आदित्य ने गहरी सांस ली और अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया। वह आदमी, उसे दिनेश राणा के सामने खुद को क्यों पेश करना पड़ा? वह जानता है कि दिनेश राणा अपनी जान लेना चाहता है, लेकिन फिर भी वह उसकी मांगों के आगे झुक गया। आदित्य ने आह भरकर सिर हिलाया। ये भी उसकी गलती थी। उसने फैजान रिजवी की हरकतों पर नजर रखने के लिए किसी को नहीं रखा। अगर वह सावधान होता तो वे इस दुर्घटना को रोक सकते थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुनिश्चित करें कि कोई भी फैजान रिजवी को परेशान न करे। मैं जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगा। आदित्य ने फोन काट दिया। फिर उसने अपने माता पिता को बताया कि कोई आपात स्थिति है। एक त्वरित स्पष्टीकरण के बाद उसने 4 स्पीड बोट को नौक पर उतार दिया और करण और 15 सैनिकों को अपने साथ ले आया। उसने शेष 15 को सभी को वापस घाट पर ले जाने के लिए छोड़ दिया। फैजान रिजवी, मेरे ऊपर मत मरना, आदित्य सक्सेना ने मन ही मन कहा।